Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota। आज हम एरियंस एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के अंतर्गत हम जब -I प्रभाव प्लस M प्रभाव से कम हो। तो यदि बेंजीन वलय के साथ कोई एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जिसका कि -I प्रभाव प्लस M की तुलना में कम हो, तो उससे क्या होगा, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और उसकी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे फिनोलिक OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण बेंजीन वलय पर -I प्रभाव पड़ता है, जबकि ऑक्सीजन पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के संयुग्मन में है, अतः इन पर +M प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर +M प्रभाव -I प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो कुल मिलाकर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और उसकी इलेक्ट्रोफाइल की प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे ही हम यहाँ देखें OH समूह का -I प्रभाव है, लेकिन इस पर +M प्रभाव लोन पेयर के कारण पड़ रहा है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ -4, फिर ये बंद बनाएगा और ये यहाँ से टूटता है, तो यहाँ पर -4। तो ये +M प्रभाव इस प्रकार से होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो उपयुक्त संरचना में चूंकि +M प्रभाव के कारण ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश अनुनाद कर रहा है, इस कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं स्थितियों पर प्रतिस्थापित होगा। अतः ये समूह ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। साथ ही कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बेंजीन घनत्व की ओर अधिक है, अतः बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और उसकी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। ये समूह एक्टिवेटिंग होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन की तुलना में अधिक तीव्रता से संपन्न होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो समूह है उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को हम संक्षेप में इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे प्रतिस्थापित समूह कौन सा जुड़ा हुआ हो, C कार्बन के साथ Me3, तो इसका कौन सा प्लस इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट +I प्रभाव होगा। साथ में ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और ये बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। यदि क्या जुड़ा हो, CHMe2 या CH2Me या CH3, तो भी कौन सा प्रभाव होगा, +I प्रभाव होगा और अतिसंयुग्मन में होगा। साथ ही तो ऑर्थो पैरा पोजीशन ये डायरेक्टिंग करेंगे और रिंग कैसे हो जाएगी, एक्टिवेट। यदि CCl3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसका Cl का कौन सा प्रभाव होता है, -I, लेकिन ये क्या है, अतिसंयुग्मन में, तो डायरेक्टिंग कौन सा ग्रुप होगा, ये मेटा, और बेंजीन वलय क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट। इसी प्रकार से Nr3+ समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका भी -I प्रभाव पड़ेगा और वो मेटा डायरेक्टिंग होगा और रिंग डीएक्टिवेट इफेक्ट होगा। इसी प्रकार से NO2, CHO, COH आदि ग्रुप जुड़े हुए हों तो इनका -I भी होगा और -M, और ये मेटा निर्देशकारी होंगे और ये रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। इसी प्रकार से OH, OR, NH2, NR2, NH, COR, OCOR आदि ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उनमें प्रभाव -I और +M दोनों होगा, लेकिन इसमें +M प्रभाव -I की तुलना में अधिक होगा। और ये कौन से निर्देशकारी ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा, इस और रिंग कैसे हो जाएगी, एक्टिवेट। यदि Cl और Br ग्रुप जुड़े हुए हों तो उनका -I प्रभाव +M प्रभाव होगा, लेकिन -I प्रभाव +M की तुलना में अधिक होता है, तो रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट। और ये कौन से निर्देशकारी होंगे, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी ग्रुप होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ओरिएंटेशन। तो मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन C6H5, यहाँ Y क्या सब्स्टिट्यूएंट में Y समूह का आने वाला प्रतिस्थापी
इलेक्ट्रोफिलिक समूह की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्पाद का अभिविन्यास क्या होगा। इसे हम वाई समूह का निर्देशकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। ऊपर इन समूहों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर हमने ज्ञात किया था कि उन समूहों का निर्देशकारी प्रभाव क्या होगा। इसे ज्ञात करने की कुछ अन्य पुरानी विधियां भी हैं जिन्हें लागू करने की तो विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण हम संक्षिप्त में उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है क्रम ब्राउन एवं गिब्सन का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी समूह के हाइड्रोजन यौगिक की यदि सीधे ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोक्सी यौगिक बनने की संभावना हो तो वह कौन सा निर्देशकारी होगा, मेटा निर्देशकारी। इसके विपरीत यदि किसी समूह के हाइड्रोजन यौगिक का सीधे ऑक्सीजन द्वारा हाइड्रोक्सी यौगिक में परिवर्तन संभव नहीं हो तो वो कौन सा निर्देशकारी होगा, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होगा। इसको हम निम्न सारणी की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे Cl समूह है Y, तो हाइड्रोजन यौगिक जैसे HCl है, H और ये किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी यौगिक HOCl। इसका सीधा ऑक्सीकरण संभव नहीं है तो ये कौन सा निर्देशकारी हो गया, ऑर्थो पैरा। इसी प्रकार से ब्रोमीन है, उसमें हाइड्रोजन यौगिक क्या है, HBr और उसका हाइड्रोक्सी उत्पाद क्या बनता है, HOBr। इसका सीधा ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, अतः ये भी कौन सा निर्देशकारी होगा, ऑर्थो पैरा। इसी प्रकार से आयोडीन, इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HI, इसका हाइड्रोक्सी यौगिक HOI होगा, लेकिन इसका सीधा ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, अतः ये कौन सा निर्देशकारी है, ऑर्थो पैरा। अब हम देखें OH, इसका हाइड्रोजन यौगिक क्या है, H2O और हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होगा इसका, H2O2। इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, अतः ये कौन सा निर्देशकारी प्रभाव है, ऑर्थो पैरा। इसके बाद में हम देखें NH2 है, इसका हाइड्रोजन यौगिक क्या है, NH2H और हाइड्रोक्सी यौगिक क्या बन जाएगा इसका, NH2OH और इसका भी ऑक्सीडेशन संभव नहीं है डायरेक्ट, ये कौन सा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाएगा, ऑर्थो पैरा। इसी प्रकार से हम मैथिल का देखें CH3, तो इसका हाइड्रोजन यौगिक क्या बनेगा, CH3H और हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होगा, CH3OH। इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, अतः यह भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। NO2 है, इसका हाइड्रोजन यौगिक क्या है, HNO2। ये किसमें हाइड्रोक्सी यौगिक क्या बनेगा इसका, HNO3 और इसका सीधा ऑक्सीडेशन हो जाता है, अतः ये कौन सा निर्देशकारी है, मेटा। CHO समूह, इसका हाइड्रोजन यौगिक है HCHO और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक क्या हो जाएगा, HCOOH। इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन संभव है, अतः ये भी मेटा निर्देशकारी होगा। इसी प्रकार से COOH ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन यौगिक क्या होगा, HCOOH और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक, हाइड्रोजन यौगिक तो है HCOOH और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक क्या हो जाएगा, OHCOOH। तो इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन हो जाता है, अतः यह भी मेटा निर्देशकारी है। इसी प्रकार से सल्फोनिक SO3H, इसका हाइड्रोजन यौगिक है HSO3H और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक क्या बनेगा, OHSO3H। इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन हो जाता है, अतः ये भी कौन सा है, मेटा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाता है। अब हम देखेंगे क्रम ब्राउन एवं गिब्सन नियम के दोष, डिफेक्ट्स ऑफ क्रम ब्राउन एंड गिब्सन रूल। तो इसके दोष क्या क्या हैं, इस नियम के अनुसार CN समूह ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होना चाहिए, क्योंकि इस समूह के हाइड्रोजन यौगिक HCN का सीधे ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न HOCN में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि वास्तव में ये कैसा होता है, मेटा निर्देशकारी होता है। यदि कोई द्विप्रतिस्थापी उत्पाद है तो उसका तीसरा इलेक्ट्रोफाइल किस स्थिति पर जुड़ेगा, इस संदर्भ में भी यह नियम कोई निर्देश नहीं दे पाता है। कुछ यौगिक जैसे C6H5C होल ट्राइस CH3 का में नाइट्रीकरण करने पर तीनों समावयव बनते हैं, उसकी व्याख्या भी हम इस नियम के आधार पर नहीं कर सकते। किसी अभिक्रिया में बने हुए ऑर्थो व पैरा व्युत्पन्नों के अनुपात की व्याख्या भी इस नियम की सहायता से नहीं की जा सकती है। सीधे ऑक्सीकरण से वास्तव में क्या तात्पर्य है,
क्योंकि विशेष परिस्थितियों में तो मेथेन का भी मेथेनॉल में भी ऑक्सीकरण हो जाता है। सीधे ऑक्सीकरण वाली दुविधा को तो वाटर्स ने निम्न प्रकार संशोधित किया कि उन्होंने कहा कि यदि किसी समूह का हाइड्रोजन यौगिक उसके हाइड्रोक्सी यौगिक से अधिक स्थायी है तो वह ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। जैसे HCl HOCl से अधिक स्थायी है, अतः Cl ऑर्थोपैरा निर्देशकारी है। किंतु यह नियम COS समूह के लिए भी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल से अधिक स्थायी है, फिर भी COS समूह मेटा निर्देशकारी होता है। अब हम देखेंगे हैमिक इलिंगवर्थ नियम। तो यदि किसी मोनोप्रतिस्थापी यौगिक को C6H5XY द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जहां X वह परमाणु है जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है और Y ऐसा परमाणु है जो X से जुड़ा हो सकता भी है और अनुपस्थित भी हो सकता है। जैसे C6H5Cl में Y अनुपस्थित है, जबकि C6H5OH में X तो ऑक्सीजन है और Y हाइड्रोजन है। तो इस नियम के अनुसार किसी XY समूह में यदि Y वर्ग की संख्या X से अधिक है तो वह समूह कैसा होगा? मेटा निर्देशकारी। जैसे NO2 में O वर्ग की संख्या कितनी है? 16, और जबकि X अर्थात नाइट्रोजन की वर्ग संख्या ग्रुप नंबर क्या है? 15 से अधिक है, अतः यह कैसा होगा? मेटा निर्देशकारी। यदि XY दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हों तो Y का कम परमाणु भार उस समूह को मेटा निर्देशकारी बनाएगा। जैसे SO3H है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही 16 वर्ग के सदस्य हैं, किंतु O का परमाणु भार X से कम है, तो कैसा हो जाएगा? ये मेटा निर्देशकारी होगा। इसके विपरीत यदि Y की वर्ग संख्या X से कम है तो वह ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। जैसे OS समूह में Y की वर्ग संख्या तो A है और ऑक्सीजन की वर्ग संख्या 16 से कम है, अतः OS समूह कैसा निर्देशकारी होगा? ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होता है। सेकंड नियम है इसका, यदि किसी समूह में Y अनुपस्थित है तो भी वह ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। जैसे हैलाइड ClBr। यदि XY समूह पर धनावेश है तो मेटा निर्देशकारी होगा। जैसे NH2 समूह तो कैसा है? ऑर्थोपैरा, लेकिन NH3+, NR3+ आदि कैसे हो जाएंगे? धनावेश होने की वजह से मेटा निर्देशकारी। यदि XY समूह पर ऋणावेश हो तो वह ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। जैसे COS समूह मेटा निर्देशकारी होता है, जबकि इसका ऋणायन कार्बोक्सिलेट आयन COO- ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होता है। ऐसे समूह जिनमें मिश्रित प्रभाव हो, जैसे CH Cl2 अथवा C डबल बॉन्ड H, इन समूह में CH भाग तो ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होता है, जबकि CCl2 अथवा C डबल बॉन्ड O मेटा निर्देशकारी। तो इन स्थितियों में तीनों प्रकार से व्युत्पन्न बनने चाहिए और वास्तव में ऐसा ही होता है। तो उपयुक्त नियम को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे NO2 है, NO2 में X की वर्ग संख्या कितनी है? 15 और O की वर्ग संख्या कितनी है? 16। तो कैसा निर्देशकारी होगा? मेटा, क्योंकि इसकी वर्ग संख्या X से अधिक है ऑक्सीजन की। इसी प्रकार SO3H, इसमें देखिए S की कितनी है? 16 और ऑक्सीजन की भी कितनी है? 16, लेकिन इसका एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का सल्फर से कम है, अतः यह भी मेटा निर्देशकारी होगा। COOH, इसमें कार्बन की 14 है, ऑक्सीजन की 16 है, तो वर्ग संख्या अधिक होने के कारण यह भी मेटा निर्देशकारी होगा। CN में कार्बन की 14 है, नाइट्रोजन की 15 है, अतः इसकी भी Y की वर्ग संख्या अधिक है, अतः यह मेटा निर्देशकारी होगा। अब हम देखेंगे CH3, इसमें कार्बन 14 है और हाइड्रोजन 1 है, इस अर्थात Y की वर्ग संख्या कार्बन से कम है, तो ये ऑर्थोपैरा निर्देशकारी है। OH में भी देखें तो O16 और H1, तो ये भी ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। NH2 की देखें तो N15 का और H1 ग्रुप का है, तो ये भी ऑर्थोपैरा निर्देशकारी होगा। Cl है 17 का, तो ये ऑर्थोपैरा निर्देशकारी है क्योंकि इसमें Y नहीं है। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। यद्यपि यह नियम अधिकांश समूह के निर्देशकारी प्रभाव को संतोषजनक व्याख्या करता है,
लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट है, इस नियम में हाइड्रोजन की वर्ग संख्या 1 मानी गई है, जबकि यह स्वयं में एक विवाद का विषय है कि हाइड्रोजन की वास्तव में वर्ग संख्या क्या है। सेकंड है, इस नियम के अनुसार नाइट्रोसो समूह क्या होना चाहिए, मेटा निर्देशकारी, जबकि वास्तव में वो कैसा होता है, ऑर्थोपैरा निर्देशकारी। इसी प्रकार आइडोक्सी बेंजीन C6H5IO2 का प्रतिस्थापन करवाने पर इस नियम के अनुसार तो ऑर्थोपैरा व्युत्पन्न मिलने चाहिए, जबकि वास्तव में वो क्या बनाता है, मेटा व्युत्पन्न। अतः कुछ सीमाएं होने के वजह से उसके बाद में नया सिद्धांत आया। थैंक यू।